नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लोकसभा के रण के बाद अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। कई विधायकों के सांसद बनने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं, जिन पर चुनाव की रणभेरी कभी भी बढ़ सकती है। ऐसे में दोनों ही बड़े सियासी दल 10 सीट पर अपनी अपनी जीत पुख्ता करने के लिए अभी से कमर कस चुके हैं। बीजेपी ने तो 10 की 10 सीट पर क्लीन स्वीप करने के लिए मंत्रियों की फौज उतार दी है। बीजेपी ने एक एक सीट पर 3-3, 4-4 मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की है, यानी उपचुनाव का भार 30 मंत्रियों के कंधे पर सौंपा गया है। आज सीएम योगी ने इन 30 मंत्रियों संग बैठक भी की और हर सीट का आकलन भी किया। सीएम ने बैठक में साफ निर्देश दिया है कि हर हाल में उपचुनाव में जीत हासिल करनी है। बैठक में टिकट बंटवारे पर भी चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि सिफारिश से किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। जी हां, सिफारिश से टिकट किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। उपचुनाव के लिए सीएम योगी सुपर एक्टिव हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव का फोकस 10 की 10 सीटों पर है, लेकिन उनका लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य मिल्कीपुर सीट पर दोबारा जीत हासिल करने की है। दरअसल मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद की सीट रही है। अवधेश प्रसाद फिलहाल अयोध्या से सांसद बन चुके हैं। अयोध्या में सपा की जीत चर्चा का विषय बनी थी। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर अखिलेश हर हाल में जीत दर्ज करना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा अखिलेश ने अयोध्या के साधु संतों से भी मुलाकात की है। तो उपचुनाव के लिए दोनों तरफ से मोर्चेबंदी जारी है। कौन 10 सीट पर सिकंदर बनेगा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी दिखाएंगे 10 कदम। अमेठी टू अयोध्या, बीजेपी लेगी बदला। लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों से बीजेपी अभी तक उबर नहीं पाई है, मगर यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को दोबारा झटका ना लगे, इसके लिए योगी के महारथी मैदान में उतर चुके हैं। और यूपी के सीएम ने अपने 30 सियासी योद्धाओं को 10 सीटों पर अपना दम दिखाने के लिए तैयार किया है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद ये तय किया जा रहा है कि अब जो प्रत्याशी होंगे वो जिताऊ प्रत्याशी होंगे, ना कि केवल सिफारिश से उनको टिकट मिलेगा। इसके साथ साथ तमाम पैमाने जो हैं वो उपचुनाव के तैयार किए गए हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव की कमान सीएम योगी ने खुद संभाल रखी है। पहले ही 10 सीटों पर प्रभारी मंत्रियों की तैनाती कर दी गई थी और आज इन प्रभारी मंत्रियों को सीएम आवास बुलाकर सीएम योगी ने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ली। इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। विकास की चर्चा है, समाज के क्षेत्र के विभिन्न, और चुनाव की भी, चुनाव कैसे जीता जाए उस पर भी चर्चा है। और जीतेंगे हम लोग, रणनीति बनी। लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए बीजेपी की तैयारी जोरदार है, तो लोकसभा चुनाव के नतीजों से गदगद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं और योगी सरकार के हाल के फैसलों को बीजेपी के डर से जोड़ रहे हैं। सरकार कमजोर पड़ गई, इसलिए हो गया, उपचुनाव आ गया, घबरा गए कि 10 ना हार जाए, इसलिए फैसला टल गया। चुनाव आयोग ने भले ही तारीखों का ऐलान ना किया हो, लेकिन सियासी वार पलटवार का शोर तेज है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है, वहां फिलहाल एनडीए और इंडिया गठबंधन का स्कोर 5-5 की बराबरी पर है और दोनों तरफ से बढ़त बनाने के लिए जोर लगाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि उपचुनाव में योगी अपना दम दिखाएंगे या फिर से अखिलेश यादव बाजी मारेंगे। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो दोनों तरफ से क्लीन स्वीप की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने अपने 30 सुपर 30 को मैदान में उतार रखा है। 2 दिनों तक, कम से कम हफ्ते में 2 दिनों तक रात्रि प्रवास करें मंत्री विधानसभा इलाकों में, जहां पर उन्हें कहा गया है कि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सबके बीच सवाल क्या है, क्या लोकसभा की हार का बदला ले पाएगी बीजेपी उपचुनाव में? सुपर 30 से क्लीन स्वीप क्या कर पाएगी बीजेपी, अपने आप में बड़ा सवाल है। सुपर 30 की जिम्मेदारी दी गई है, 30 मंत्रियों की फौज उतारी गई है। क्या लोकसभा जैसा प्रदर्शन दोहराएगी समाजवादी पार्टी? उपचुनाव में क्या मुद्दे होंगे? क्या लोकसभा वाले मुद्दे होंगे या उपचुनाव के अलग अलग मुद्दे होंगे? क्या उपचुनाव के नतीजे कई नेताओं का भविष्य भी तय करेंगे? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इन सवालों का
जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ अनिला सिंह प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, कीर्तिनिधि पांडे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, प्रेम नारायण पाल प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी के मौजूद हैं, मनोज राजन त्रिपाठी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिला जी, पहला सवाल, इस बार भी क्लीन स्वीप का टारगेट आप लोगों ने रखा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा को देखें तो 7-3 का आंकड़ा बनता है, यानी कि 3 ही सीट आप लोग जीत रहे हैं। विधानसभा में 2022 के हिसाब से देखें 5-5 का आंकड़ा था। कैसे इसे क्लीन स्वीप तक ले जाएंगे आप लोग? मेरी सबको राम राम, और बिल्कुल लेकर जाएंगे साहब। ये भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा, एक पैटर्न देखा होगा 2014 के बाद कि जो लोग धर्म और जाति के ऊपर निर्भर होकर चुनाव में जाते हैं और अपना गुणा भाग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उससे ऊपर उठकर चुनाव में जाती है और जीतकर आती है। जिनकी बातें खिली हुई हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो उनको मैं बताना चाहूंगी, साहब आप हैं कहां, किस दुनिया में है, सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है। और गलतफहमी ना पालें, आज भी अगर सर्वे हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में अगर सबसे लोकप्रिय चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा है जी। और हमें मालूम है कि जो कार्य हमने किया है, जो दमखम के साथ काम किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो कार्य किया हुआ है, बिना किसी भ्रष्टाचार के एक दाग नहीं लग सकता उनके ऊपर, बिना तुष्टीकरण के जो गवर्नेंस दी है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता को अभी तक समझ में आ गया होगा। उन्होंने उदाहरण देख लिया है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, हाल फिलहाल कानपुर में, हिंदुस्तान में रहना है, अल्लाह अकबर कहना है, तौकीर रजा जो है, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के डार्लिंग हैं, खुलकर धर्म परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं। ये ताकत कहां से आ रही है? ऐसी राजनीतिक दलों से आ रही है ना, जो तुष्टीकरण की माफ करेगा राजनीति करते हैं। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नेंस उत्तर प्रदेश को बिल्कुल पसंद आती है, आती रहेगी, और आप देखिएगा स्वीप रहेगी, क्लीन स्वीप रहेगी। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे साहब, कौन से मुद्दे रहेंगे? लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इनमें 5 सीटें आप पिछली बार भी जीते थे, आपके गठबंधन की सरकार आप लोग जीते थे। सवाल यह है कि क्लीन स्वीप तक इस आंकड़े को आप लोग किन मुद्दों के आधार पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? पांडे साहब की आवाज नहीं आ रही। मैं 2-3 बातें बहुत आ रही कहिए। कुंदन जी, 2-3 बातों को मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि लोकसभा के साथ उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, उपचुनाव, और 4 में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी। उसमें 2 सीट समाजवादी पार्टी जीती और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी थी। ठीक है, हमने 1 सीट भारतीय जनता पार्टी से लेने का काम किया। और अब आते हैं लोकसभा के चुनाव के बाद देश में 13 सीट पे विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 2 सीट, 1 सीट निर्दल, और 10 सीटों पर इंडिया अलायंस के लोगों ने जीत हासिल। ठीक है, अगर अयोध्या में फैजाबाद की लोकसभा सीट पे भगवान राम ने इंडिया अलायंस को आशीर्वाद दिया, तो 13 सीटों के उपचुनाव पे उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल ने भी इंडिया अलायंस को आशीर्वाद दिया और कह रही थी कि नीट एंड क्लीन सरकार चले योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, कोई भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार की बात तो मोतीलाल सिंह कर रहे हैं, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। भ्रष्टाचार की बात तो संगीत सोम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात तो इनके विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं। लूट और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, इसको तो भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार कर रहे हैं। मोतीलाल सिंह जी ने कहा कि 42 साल के राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखा। देवेंद्र सिंह कह रहे 5000 के स्मार्टफोन को बड़े दाम पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीदा, इनके विधान परिषद के सदस्य हैं। ये सरकार लूट और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है। और मैं कह रहा हूं 10 की 10 सीटों पर पीडीए रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, ठीक है, समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीट जीतने का काम करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात हम नहीं कर रहे हैं।
इनके लोग ठीक है, पांडे साहब, मैं लौटता हूं, दोबारा से लौटता हूं। पार्टी के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट कायम है। ठीक है, भ्रष्टाचार के ये दम तो पर भारतीय कीर्ति जनता पांडे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन जो है 10 सीटें जीतेगा। प्रेम नारायण पाल जी, कांग्रेस की रणनीति क्या आप चुनाव को लेकर के, और साथ में यह भी बताइएगा कि कांग्रेस इन 10 सीटों में से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? ठीक है, संभावित सीटों के बारे में जानकारी दे दीजिएगा। क्या गठबंधन, किस फॉर्मूला के तहत गठबंधन होगा? कुंदन जी, 2 सवाल है आपके। पहला तो मुद्दे की बात आपने की, चुनाव का मुद्दा क्या होगा। चुनाव के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बता रहे हैं। जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर इनके नेता बता रहे हैं कि आज इनका पूरा तंत्र इस कदर, इनके विधायक इस कदर पीड़ित हैं। अब ये विधायकों की पीड़ा है, वो अपने माननीयों की पीड़ा बता रहे हैं कि उनको जाकर के अधिकारियों के पैर छूने पड़ रहे हैं, तो वो जनता के लिए क्या कर पाएंगे, ये उनका सामने आ रहा है। वो खुद बता रहे हैं कि अभी तक इन्होंने इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी है। पूरे प्रदेश ने देखा है कि ये सरकार पूरी तरह से कर्मचारियों के, किसानों के, मजदूरों की विरोधी पार्टी है। हम जनता के मुद्दों के साथ पहले भी चुनाव में गए, जनता के मुद्दों के साथ आगे भी चुनाव में जाएंगे। ठीक है, इनके गठबंधन के लोग मंच पर बैठ करके कहते हैं कि भाइयों, जिसको नौकरी चाहिए हो तो हमारे फला व्यक्ति से मिल लेना, इनकी बहुत जुगाड़ है, ये नौकरियां दे देंगे। इनके ही गठबंधन के मंत्री बताते हैं कि अब शौचालय और आवास चाहिए, थोड़ा तो जल्दी जल्दी खत्म कीजिएगा। कर रहा हूं। हाँ, अब दूसरा जो आपने कहा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या होगा। इंडिया परिवार सभी 10 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। ठीक है, और कौन सीट पर किसको कितना लड़ना है, ये हमारा नेतृत्व तय करता है। 10 सीटों पर पूरी। ठीक है प्रेम जी, मैं लौटता हूं दोबारा। रोहित अग्रवाल साहब, ये जो 5-5 का आंकड़ा अभी है, आपकी भी सीट है आप जिसमें, तो किस आधार पर जीत के लिए आप लोग जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मंत्रियों की फौज तो वहां पर दिन रात अब डटी रहेगी और मेहनत करेगी, लोगों से जुड़ करके लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताएगी, तमाम चीजें की जाएगी। कैसे जीतेंगे आप लोग? देखिए कुंदन जी, मुझे लगता था कि विपक्ष जो है कुछ दिनों में समझ जाएगा कि उसकी सरकार नहीं बनी है, वो हार गया है, जनता ने उसको नकार दिया है। पर विपक्ष की बीमारी बहुत गंभीर है, इसका इलाज मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा चलेगा, तब ये समझ पाएंगे कि शायद उत्तर प्रदेश की जनता ने भी इनको नकारा ही है। इसीलिए शायद 46% सीटें हम जीत के आए और 54% ये जीत के आए, जो कि ऑलमोस्ट 50-50 का आंकड़ा होता है। तो इसलिए विपक्ष को कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। 10 सीटें एनडीए जीतने जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी मिलके अपनी तैयारी कर रही है और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे पास नेता है, हमारे पास नियत है, इसलिए हमने प्रभारी बनाए हैं। इनके पास नेता ही नहीं है, किसको प्रभारी बनाएंगे? एक भैया जी हैं, चाचा जी को पहले ही साइडलाइन कर रखा है। उधर जो है दीदी आती नहीं, कांग्रेस की अगर बात कर लें तो दीदी तो उत्तर प्रदेश में आती नहीं। राहुल गांधी अगर गलती से आ जाए अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो वो न्यूज का पैकेज बन जाता है। तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि विपक्ष को तो जनता पहले ही नकार चुकी है और पुनः भी जनता इनको नकारने ही जा रही है। इस उपचुनाव में 10 सीटों के ऊपर एनडीए की विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन अजय विक्ट्री देने जा रहा है इस बार। और जो इन्होंने नैरेटिव सेट किया इंडिया गठबंधन वालों ने, ये नैरेटिव भी इस बार टूट जाएगा। जो लोकसभा का इन्होंने नैरेटिव सेट किया है कि जनता इनके साथ है, वो नैरेटिव भी इस उपचुनाव के कारण टूट जाएगा। तो इनकी जो खुशी की जो बेला थी वो मुझे लगता है 1.5-2 महीने की थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से और उपचुनाव के कारण इनकी खुशी की बेला की भी खत्म हो जाएगी। तो ये पूरी तरीके से मानसिक दिवालियापन है विपक्ष का, जो ये अंड शंड बातें करते हैं। जिन नेताओं बयान गिनवा रहे हैं उन नेताओं ने पहले ही नकार दिया है। ठीक है रोहित जी, मैं लौटता हूं। मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज सर, हमें बताइएगा कि लोकसभा के मुद्दे और विधानसभा उपचुनाव के मुद्दे दोनों अलग अलग कहे जाते हैं, तो इस आधार पर कितना मुश्किल दोनों के लिए, विपक्ष के लिए या फिर सत्ता पक्ष के लिए, कितना मुश्किल रहने वाला है चुनाव? कुंदन, एक तो जब भी कोई उपचुनाव होता है तो वो अमूमन सरकार का चुनाव माना जाता है जी। लेकिन योगी 1 गवर्नमेंट में अगर आप भाजपा के सरकार रहते हुए गोरखपुर और कैराना भी हार गए थे। अब बात आती है संगठनात्मक ढांचे की, तो नो डाउट बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा जो है वो पिछले 2014 से लेके अब तक यूपी में सबसे मजबूती से रहा, वजह केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश तक सरकार। अब जाते हैं दूसरा ढांचा किसका है? वो समाजवादी पार्टी का। कांग्रेस का ढांचा,
जी सर कहिए। कांग्रेस का ढांचा सबसे कमजोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ढांचे के जरिए कांग्रेस भी वहां पे सरवाइव कर गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एक्चुअली गवर्नमेंट रहते हुए पीछे बैकफुट पे किया है तो सिर्फ बीजेपी को। अब सवाल अयोध्या का हो, मिल्कीपुर का हो या 10 बाकी सीटों का हो, इसमें बीजेपी हैज टू प्रूव, बीजेपी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो क्या करेगी। और खासकर तब जब संगठन और सरकार में पिछले 10 दिनों से तकरार बड़ी जबरदस्त बढ़ी हुई है और मसला दिल्ली तक पहुंच गया है। तो ये मुझे वो वाला सीन याद आता है 2017 का, कि जब कर्टन रेजर चल रहा था और अखिलेश यादव के परिवार में फूट मची हुई थी और 2017 में अखिलेश की सरकार चली गई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई। तो बीजेपी को प्रूव करना पड़ेगा, विपक्ष के पास कुछ लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को और खासकर योगी सरकार को प्रूव करना पड़ेगा कि वो 10 में से कितनी सीटें जीत पाती। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मनोज जी कि अनिला जी बहुत बड़ी बात यह है कि भाई विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए। ये इस सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन कीर्ति पांडे साहब कुछ कह रहे थे, जल्दी से पांडे साहब। देखिए कुंदन जी, जो बात लगातार रोहित जी कर रहे हैं कि विपक्ष की बीमारी है, विपक्ष तो लगातार संघर्ष कर रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष को नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश से बनाया, इंडिया ब्लॉक को नंबर 1 की पार्टी बनाया और एनडीए अलायंस को नंबर 2 की पार्टी बनाया। ये तो बीमारी एनडीए की है जो उसके समझ में ये बात नहीं आ रही कि अगर पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के साथ अगर न्याय होगा, अत्याचार होगा, उनके अधिकारों का हनन होगा, तो लगातार वो संवर्ग एकजुट होकर के एनडीए को जवाब देने का काम, वही जवाब एनडीए को दिया है पिछड़े दलितों ने, और लोकसभा में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन सकती है, इंडिया ब्लॉक नंबर 1 की पार्टी बनकर रूप में। ठीक है पांडे साहब, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। अनिला जी, आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 30 मंत्रियों की फौज भी उतार दी है, एक विधानसभा सीट पर 4-4 मंत्रियों तक की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में अगर क्लीन स्वीप नहीं होता है तो क्या बीजेपी की स्थिति को और डेंट लगेगा? देखिए, जो सत्ता में सरकार होता है, बिल्कुल अगर उसकी सीटें कम आती हैं तो पांडे जी, मैं आता हूं पांडे जी, उसका लॉस माना जाएगा, उसकी हानि मानी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई सत्ता में रहने के लिए आपके पास सीटें होनी चाहिए, वो जरूरी होती हैं। परंतु मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ अब जिस प्रकार से पूरी बागडोर योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरीके से संभाली है, अपने मंत्रियों को जिम्मेवारी दी है, मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो लोगों के बीच में जाएंगे, और अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं, इनकी सच्चाई दिखाएंगे कि असलियत में ये लोग क्या हैं, इनकी असलियत क्या है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये 10 सीटों पे हमारा ही साथ देने वाली है। हमारे तो सर्वोच्च नेता जो है पिछड़ी जाति से आते हैं साहब, आपके यहाँ तो एक ही परिवार जो है वो राज करता है। यही कहानी जो कांग्रेस पार्टी की भी है, हर जगह आप देख लीजिए, ज्यादातर एक ही परिवार राज कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में इकलौती ऐसी पार्टी है, राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश नहीं। लेकिन अनिला जी, ये मुद्दा तो लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि चला नहीं। आप जो परिवारवाद की बात आप लोग करते रहे, लेकिन ये चला क्या मुद्दा लोकसभा चुनाव में? नहीं, उसका हर्ष देख लीजिए ना, हिंदुस्तान में रहना है, अल्लाह अकबर कहना है, नारे लगने लग गए हैं उत्तर प्रदेश में। कहां से ये ताकत आ रही है भाई? खुलकर धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, जिसकी ठीक है नीरज जी, मैं लौटता हूं। पांडे साहब एक चीज बताइए, मिल्कीपुर से जो नेता आते हैं, उन्होंने फैजाबाद की सीट जीत ली, अयोध्या की सीट जीत ली, उनकी सीट बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर जीते आप लोग, लोकसभा चुनाव में अगर विधानसभा वाइज हम देखें तो, लेकिन 7-8 हजार के वोटों का सिर्फ अंतर था। तो वहां पर अगर 4-4 मंत्रियों की फौज वहां पर जा रही है, काम कर रही है, मेहनत कर रही है, तो चुनाव की डेट तो नहीं अभी तय हुई है, लेकिन मुझे लगता है 4 से 5 महीने तो कम से कम लगे, 4 महीने में हो सकते हैं। इतने टाइम में ये 7-8 हजार वोट के गैप को भर सकते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? कुंदन जी, जब लोकसभा के चुनाव थे, हम आप डिबेट में थे, तो आप कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जितना मजबूत संगठन किसी के पास नहीं, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, ये पन्ना प्रमुख तक बना दिए हैं। क्या हुआ? जब जनता खड़ी होगी इनके खिलाफ, जब पिछड़े खड़े होंगे इनके खिलाफ, जब दलित खड़ा होगा इनके खिलाफ, जब अल्पसंख्यक खड़ा होगा इनके खिलाफ, जब आदिवासी खड़ा होगा इनके खिलाफ, जब अगड़े शोषित और वंचित इनके खिलाफ खड़े होंगे, तो पन्ना प्रमुख हो चाहे इनकी सरकार के मंत्री हो, कोई कुछ नहीं कर सकता।
इस प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लूट बढ़ा है। और ये बात मैं नहीं, इनके नेता भी अब कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुआ है, अफसर लूट रहे हैं। और ये मुद्दा बहुत प्रमुख है। मिल्कीपुर नहीं, मैं 10 की 10 सीट की बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा और आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 10 की 10 सीट। ठीक है पांडे साहब, आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, वैसे जैसे बीजेपी दावा करती है 80-80। मनोज जी, मैं एक चीज आखिरी में जानना चाहता हूं। मनोज सर, एक चीज बताइए कि जो मुद्दे लोकसभा के थे वो इस बार भी चलेंगे क्या, और क्या जनता के भरोसे विपक्ष ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है? कुंदन, मैं आपको 2 तस्वीर दिखाता हूं बिल्कुल जल्दी से। नोटबंदी हुई देश में और विपक्ष ने पूरा मुद्दा खड़ा किया नोटबंदी को लेके। उसके जस्ट बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे पहला चुनाव था और नोटबंदी बेअसर रही और उत्तर प्रदेश में थंपिंग मेजॉरिटी से बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटी। अब आइए इस लोकसभा चुनाव पे। राम मंदिर ठीक लोकसभा चुनाव के पहले उसका उद्घाटन हुआ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और लगा कि यह बहुत बड़ा सैलाब लाने वाला है। लेकिन इस चुनाव में उत्तर प्रदेश, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा फेल्योर साबित हुआ। तो एक तरफ नोटबंदी बेअसर रही और एक तरफ राम मंदिर हरा गया, उनको वो बेअसर रहा। इस बार अगर मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी जीतती है या ये 10 सीटें और जीतती है तो ये एक छोटा सा मरहम होगा, एक ग्रीसिंग होगी, एक मोबिलाइल पड़ेगा बहुत सारे डीजल में ताकि गाड़ी स्मूथ चले। लेकिन इन 2 चुनाव से ज्यादा बड़ा चुनाव 2027 का है, उसकी तैयारी के लिए थोड़ा सा पुश देगा। लेकिन उससे पहले सरकार और संगठन को एक होकर काम करना पड़ेगा ताकि संगठन क्षेत्र में काम करे और सरकार संगठन वाले कार्यकर्ताओं के काम करती रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी के इसी कमेंट पर हम खत्म करते हैं इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मनोज राजन त्रिपाठी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत कुछ कहेगा 2027 के चुनाव के लिए। ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे उसके लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा और इसी मैसेज देने की कोशिश में विपक्ष और सरकार दोनों लगे हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।